हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग से चैप्टर नंबर 2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और आज का हमारा टॉपिक नंबर 3 है ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि ईआरपी का जो फ्रेमवर्क है उसका डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग बात करेंगे। यानी कि उसका जो फ्रेमवर्क है या हम कहेंगे उसकी जो आउटलाइन है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की। अच्छा, बेसिकली बात करें तो ईआरपी जो सिस्टम होता है यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात है। यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि उसका सेटअप जो है वो प्रॉपर करेक्टली है कि नहीं, कंसिस्टेंटली वो वर्क कर रहा है, कोई तरह की ट्रबल शूटिंग तो नहीं है, या फ्यूचर में कोई भी तरह का अपडेट आने वाला है तो उस रिलेटेड पूरी बात की जाती है। तो इसी को हम लोग कहेंगे ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि जो ईआरपी सिस्टम चल रहा है वो किस बेसिस पे चल रहा है और इसमें क्या क्या चीजें, मतलब उसका फ्रेमवर्क क्या है, मतलब कि उसका बोलते हैं ना उसका वजूद क्या है, किस बेसिस पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसमें हम लोग बात करें उसके की फीचर्स की कि उसके कौन से की फीचर है ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन के। तो सबसे पहला है सिस्टम ओवरव्यू। यानी कि एक ओवरव्यू लेना सिस्टम का, कि एक सिस्टम का ओवरव्यू होता है ईआरपी सिस्टम का, जिसमें आ जाता है कि उसका पर्पस क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी फंक्शनलिटी क्या होगी, उसका काम क्या क्या होगा। फिर आगे बात करें तो ये सेक्शन प्रोवाइड करता है हमको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। जनरली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग दिमाग में आता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे मान लो कि हम कभी कोई लैपटॉप खरीदने गए, ठीक है, तो लैपटॉप खरीदने गए तो हम नहीं पूछते कि इस लैपटॉप के क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मतलब हम कहेंगे उसके फंक्शंस क्या है। तो वो बोलेगा कि इसमें 4 GB रैम है, फिर इसमें 1 TB जो है वो रोम है, ठीक है, ये उसके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। यहाँ पे सेम उसी की बात की गई है कि ईआरपी का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी क्या क्या चीजें, उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन के। तो पहला सिस्टम ओवरव्यू बता दिया कि ईआरपी का यूज करके हम एक पूरे सिस्टम का ओवरव्यू ले सकते हैं और जो हमारे बिजनेस की प्रोसेसेस को बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट बात करें नंबर 2 है कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि जब मैं ईआरपी मेरे बिजनेस में ला रहा हूं तो हमारे बिजनेस में किस टाइप का ईआरपी ला रहा हूं, किस बेसिस पे मैं ईआरपी ला रहा हूं और क्या मेरा मकसद है उस ईआरपी को यूज करने का। जैसे मान लो मेरे बिजनेस की जो प्रोसेस है मैं उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहता हूं, या मैं मेरे बिजनेस की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहता हूं, या मैं रिपोर्टिंग की कैपेबिलिटीज को एनहांस करना चाहता हूं, या मैं जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है यानी कि जितनी भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे मेरे सॉफ्टवेयर को वर्क करवाना चाहता हूं। तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्टिव। यानी कि मेरे को किस कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे मैं लैपटॉप खरीदने गया तो मैं बोलता हूं ना मेरे को किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए, वैसे ही यहां पे हमको देखना होता है कि मेरे को किस कॉन्फ़िगरेशन वाला ईआरपी को यूज करना है मेरे बिजनेस को देख करके। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट आगे बात करें, जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरे को नॉर्मल पीपीटी, वर्ड और ऐसा सब एक्सेल फाइल यूज करनी है, तो क्या मैं एक जोरदार लैपटॉप लूंगा 1 लाख 2 लाख वाला अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला? नहीं, मैं ऐसा लैपटॉप लूंगा जो कि 25-30 हजार का हो मैक्सिमम, या तो 15-20 हजार में भी आता हो तो मैं वो ले लूंगा। बट अगर मेरे को हैवी वर्क करना है, एडिटिंग का वर्क करना है, गेमिंग वर्क करना है, तो मेरे को मिनिमम उसके लिए 70 हजार तो स्पेंड करने पड़ेंगे, 60 से 70 हजार गेमिंग लैपटॉप लेने के लिए या तो फिर एक अच्छा सिस्टम लेने के लिए। तो कहने का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3 मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए हर एक मॉड्यूल का। अब देखो, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं ना जो बहुत बड़े होते हैं और उस बिजनेसेस में अलग अलग तरह के मॉड्यूल यूज होते हैं। अब मॉड्यूल मतलब अभी मैंने एक लेक्चर पहले बताया था आपको क्या होता है मॉड्यूल मतलब, कि मॉड्यूल मतलब मेरे को प्रोक्योरमेंट के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, क्या अलग अलग मॉड्यूल होते हैं कि एक ईआरपी सिस्टम में अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती है। तो यहाँ पे वही देखा जाता है कि हमारे हर एक मॉड्यूल का डिटेल डॉक्यूमेंटेशन हो ईआरपी सिस्टम में जो कवर करता हो कॉन्फ़िगरेशंस के सेटिंग। जैसे कि मान लो फाइनेंस की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, सप्लाई चेन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, कस्टमर रिलेशनशिप का मैनेजमेंट हो, इन सबका एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि एक्चुअली में रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें उसमें लगती है, उसके वो पूरा किस बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, तो हर मॉड्यूल का एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, ये इसका एक की फीचर है। नेक्स्ट आगे बात करें कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। अब मैं मेरे बिजनेस के अंदर कोई भी तरह का ईआरपी को यूज कर रहा हूं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर्स क्या होंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स मैं रेडी करूंगा कि मेरे बिजनेस के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होने वाली है और सेटिंग्स अवेलेबल विद इन ईच मॉड्यूल, और हर एक मॉड्यूल में कैसा सेटिंग्स रखना है वो मैं यहाँ पे ध्यान में रखूंगा। अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शंस, उनका डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे रेडी करूंगा। डिफॉल्ट वैल्यूज, मतलब कुछ में ना एक वैल्यू होती है, जैसे कि मान लो कहीं आप फॉर्म कोई फिल कर रहे हो तो उसमें पता है फॉर्म फिल करते टाइम पे वहां पे अपने आप कोई एक रैंडम नेम लिखा हुआ होता है एग्जांपल करके, तो यहाँ पे वैसी वैल्यूज है कि कौन सी डिफॉल्ट वैल्यूज ऑटोमेटिकली पहले से कौन सी वैल्यूज लिखी हुई आनी चाहिए, कौन सा रिकमेंडेड सेटिंग है, वो सारा बिजनेस की रिक्वायरमेंट पे बेस करता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशंस के हमारे जो बिजनेस में हम ईआरपी जो लाने वाले हैं उसको किस पैरामीटर्स पे ला रहे हैं। पैरामीटर्स मतलब हम कहेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कह लो, या हम कहेंगे उसकी हमारी एक लिस्ट कि हमको क्या चीज एक्चुअली में चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 5 है कस्टमाइजेशन एंड एक्सटेंशंस। यस, सीधी सी बात है, ईआरपी जो होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, किसका, कस्टमाइजेशंस का। अगर मान लो कस्टमाइजेशन यानी मेरे को मेरे हिसाब से मेरा पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, वो हो सकता है एक्सटेंशंस, या हम कहेंगे एनहेंसमेंट, बड़ा करना है आगे जाके फ्यूचर में जाके उसको एनहेंस करना है, तो एक स्टैंडर्ड ईआरपी सिस्टम होना जरूरी है जिसमें कस्टम फील्ड्स, रिपोर्ट्स, वर्कफ्लो, स्क्रिप्ट्स, इंटरफेस या इंटीग्रेशंस थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर में जाके मान लो कोलैब करना हो, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस करने हो, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब कि इस सबके बारे में पहले से डिसाइड करना, इन सबके बारे में पहले से क्लियर चीजें करना। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी एंड इंटरैक्शन। अब देखो, डिपेंडेंसी और इंटरैक्शन में दिया है कि जो आइडेंटिफिकेशन है, डिपेंडेंसी और इंटरैक्शन है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का, अलग अलग मॉड्यूल्स का, अलग अलग प्रोसेसेस का वो ईआरपी सिस्टम में करना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं मेरे बिजनेस में चाहता हूं कि मेरे को मार्केटिंग वाला मॉड्यूल भी चाहिए, मेरे को मेरा फाइनेंस का मॉड्यूल भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना है, हर एक को एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही ईआरपी में यूज करना है। तो एक ही ईआरपी में यूज करना है, बात तो ठीक है, बट उन सबके बीच में इंटरैक्शन कैसे होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक हो गया फाइनेंस, ये दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे, जैसे ही मान लो इन्वेंट्री गया, या मान लो मैं एक और ऐड कर लेता हूं यहाँ पे सेल्स का, अगर मान लो कोई सेल्स हुआ तो फाइनेंस में ऐड हो जाएगा। अब मान लो मैंने कोई चीज का परचेस किया तो फाइनेंस में माइनस हो जाएगा। इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री पड़ी है उसका फाइनेंशियल रिलेशन है कि अगर मान लो इन्वेंट्री बिकी, हमारे ऐसे जितनी इन्वेंट्री गई, स्टॉक बिका, वैसे ही फाइनेंस में ऐड हो जाएगा। तो ये सारे एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरैक्शन होना। क्लियर। अब दिस इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटिंग एनी क्रॉस मॉड्यूल इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग कोई भी तरह का क्रॉस मॉड्यूल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इजीली डेटा फ्लो हो सकता है, और जो डिपेंडेंसी है दैट में इंपैक्ट द कॉन्फ़िगरेशन। और मेरे को पता है ना डिपेंडेंसी, कि कौन सा मॉड्यूल किस पे डिपेंड होना चाहिए, कि भाई मार्केटिंग का मॉड्यूल मेरा डिपेंड होना चाहिए प्रोक्योरमेंट के साथ, क्योंकि मार्केटिंग जितनी ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग और हमारा जो प्रोडक्शन है, ये दोनों का मॉड्यूल एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि उस बेसिस पे मैं प्रोडक्शन करूंगा, मेरे को पता चलेगा कि फ्यूचर में कितनी डिमांड आने वाली है। तो उन दोनों की अब डिपेंडेंसी किसकी है, तो प्रोक्योरमेंट की डिपेंडेंसी मार्केटिंग वाले पे। तो इन दोनों को इंटरैक्शन करना और किस मॉड्यूल की डिपेंडेंसी किस मॉड्यूल पे, वो सारा यहीं पे डिसाइड किया जाता है। फिर आखिरी पॉइंट्स की बात करें, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें टेस्ट सिनारियोस की बात करें तो टेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर ये ईआरपी चल रहा है कि नहीं, टेस्ट के केसेस क्या है। ठीक है, और टेस्ट का केसेस मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस में वर्क करवाया जाता है उस मॉड्यूल को, उसको ही हम टेस्ट केसेस कहेंगे। टेस्ट का रिजल्ट क्या है, इसका वैलिडेशन मतलब कि हम कैसे उसको ईआरपी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वैलिडेशन क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखी जाती है। इसमें क्या क्या आ जाता है कि हम डॉक्यूमेंटिंग करा रहे हैं फंक्शनल टेस्टिंग का। फंक्शनल टेस्टिंग यानी कि वैलिडिटी, सिस्टम बिहेवियर अगेंस्ट बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि मेरे बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो उसी हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं ईआरपी। अगर उस हिसाब से काम नहीं कर रहा तो भाई दिक्कत है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है, वो भी तो हमसे गलती हो सकती है। तो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि उसका फंक्शनल बराबर है कि नहीं। तो इसकी को फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट और उस सॉफ्टवेयर का वर्किंग यानी ईआरपी का वर्किंग दोनों सेम है कि नहीं। फिर है टेक्निकल टेस्टिंग,
जिसमें देखते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग, यानी कि उस ईआरपी का सिक्योरिटी अच्छा है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आके उसको हैक कर सकता है, क्रैक कर सकता है, हमारे पासवर्ड को लीक कर सकता है या हमारे डेटा को लीक कर सकता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है। फिर नेक्स्ट बात करें, एक है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर की जाती है रिलेटेड ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन, कि ईआरपी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, जिसमें आ जाता है कि इंडिविजुअल्स और टीम्स कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसके टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किससे अप्रूवल मांगेगा, टेस्टिंग करेगा, साइनिंग ऑफ करेगा। तो ये सारी चीजें पहले ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ये है हमारे ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैं जब कोई बिजनेस में ईआरपी लाऊंगा तो उस टाइम पे मेरी कंपनी के अंदर क्या क्या किसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे उसका मैं पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दूंगा। मतलब एक तरह से मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें ना एक तरह से पूरा प्रूफ में होती है, रिटन प्रूफ में होती है कि कैसे क्या चीज काम करेगी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, टेस्टिंग होता है, वैलिडेशन होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से ही डिसाइड की जाती है। और इसमें टोटल 10 पॉइंट है, बट मैंने 8 एक्सप्लेन किया, आप 8 लिखोगे तो भी चलेगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, जो था की फीचर्स ऑफ ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।